बाकी लोगों को भी मेरी आवाज कम आ रही है क्या? मैम मे बी मॅडम इट्स लाईव्ह नाव. मॅम तुमच्याकडून प्रॉब्ली ऑडिओचा आवाज थोडासा वाढवावा लागेल. ओके, वी आर मॅडम लाइव. इट्स लाईव्ह नाव. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार. मैं डॉक्टर आभा बंग सोनी, गांव तिथे मानसोपचार और इंडियन साइकेट्री सोसाइटी वेस्ट जोनल ब्रांच की तरफ से आप सबका इस रविवार की सुबह में स्वागत करती हूँ. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय के बारे में जो हम सबके जिंदगी में आने वाला है. आज का हमारा प्रोग्राम है जीरियाट्रिक साइकेट्री, यानी कि बढ़ती उम्र में जो मानसिक दिक्कतें आती हैं उसे कैसे पहचानें और उसका कैसे सामना करें. ये हमारा 6th ड्राइव है गांव तिथे मानसोपचार के अंडर, जहां पे हम पब्लिक अवेअरनेस के लिए लोकांमध्ये मनस्थितींच्या बद्दल, वेगवेगळ्या मानसिक आजारांच्या बद्दल बोलतो. आज का ये प्रोग्राम हम हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों ही भाषाओं को मिक्स करके बोलेंगे, ताकि हमारे सारे ही ऑडियंस को समझने में दिक्कत ना आए. इसके लिए आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर धनंजय चौहान, जो एक वरिष्ठ साइकेट्रिस्ट है, मानसोपचार तज्ञ है पुणे से, और उनका स्पेशल इंटरेस्ट एज वेल एज ट्रेनिंग है इन जीरियाट्रिक साइकेट्री यानी ओल्ड एज साइकेट्री. ये प्रोग्राम सभी बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्गों की देखभाल करते हैं और जो आगे जाके बुजुर्ग होने वाले हैं, उनके लिए कारगर है. तो आप सब इसमें जुड़िए और इसका फायदा लीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. इसके पहले कि मैं माइक डॉक्टर धनंजय चौहान सर के पास दूं, एक ही विनंती है कि आप सबके मन में जो भी सवाल उठे उसे आप चैट बॉक्स में डाल दें और हम सर की बात खत्म होने के बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे. धन्यवाद. ओवर टू यू डॉक्टर धनंजय सर. Thank you, Dr. Abha. Dr. Amol and his team has been working on this great initiative for last several years. और आज मुझे खुशी होती है कि मैं भी इसमें कुछ हाथ बटा रहा हूँ. आज सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में जो बारीकियां हैं उनसे हम अक्सर अनभिज्ञ रह जाते हैं. इसलिए हम कुछ 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे. समय बहुत कम है हमारे पास. तो पहली बात तो यह है कि जैसे जैसे लॉन्गेविटी बढ़ रही है, आयुर्मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई सारे परिमाण चेंज हो रहे हैं. ऐसे कहा जाता है कि 60s इज द न्यू 40s. हम जेरियाट्रिशियंस की भाषा में कहे तो जो 75 साल की आयु तक, हम उन्हें वृद्ध कहते ही नहीं, हम कहते हैं ये युवा वृद्ध है. और एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी है कि, और ये दुनिया भर में पाया गया है कि हम जो समझते हैं कि हम इतना जीने वाले हैं, हर एक के मन में होता है. कई बातें करते हुए लोग कि हाँ मी 70 वर्ष जगणार, मी 80 वर्ष जगणार. जनरली स्पीकिंग हम जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा साल हम जीते हैं. ये जनरल बात है. तो आज जो श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, इनमें से कई लोग 90 साल तक रहेंगे, कुछ तो सेंचुरी भी मारेंगे. तो आगे ये जो हमारे आगे 30, 40, 50 साल है, इनको हमें गोल्डन बनाना है, सुनहरा बनाना है. तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो सबसे पहली जो बाधा आती है इसमें, ये बाधा है वयोवाद की, एजिज्म की. क्या है वयोवाद? हमारे समाज में वृद्धों को देखने का, उनके प्रति सोच का एक स्टीरियोटिपिकल व्यू हो गया है. एक कलर्ड लेंस से, रंगीन चश्मे से देखते हैं. और ये जो सारी गलतफहमी है, ये केवल समाज में ही नहीं है, ये वृद्धों के भीतर भी चली गई है. तो वो अपने आप की भी उसी चश्मे से देखते हैं. और इसका असर ये होता है कि जितना उन्हें अपने आरोग्य का
ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का, हैप्पीनेस का ख्याल रखना चाहिए, उतना वो रखते नहीं। तो पहली बात, हमें ये वयोवाद से बचना है। क्या जो सामान्य जो प्रेजुडिसेस है या गलतफहमियां है, क्या है? एक तो सब जो सीनियर्स एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। हर वृद्ध व्यक्ति, हर सीनियर एक इकाई है। हम मराठी में कहते हैं व्यक्ति तितक्या वल्ली। तो हर एक वृद्ध अलग इंसान है, उसका अपना व्यक्तित्व है, ये हम भूल जाते हैं। हम उनको एक जनरल कलर में पेंट करते हैं, नहीं उम्र हो गई ना तो सब रिजिड हो जाते हैं। अरे क्यों? आपकी बात नहीं मान रहे इसलिए? तो उनकी स्वायत्तता, उनकी संप्रभुता को हमें समझना है, जानना है। दूसरी एक बात जो बहुत सामान्य गलतफहमी है कि जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे हमारी बौद्धिक क्षमता, हमारी मानसिक क्षमताओं में ह्रास होगा। देयर विल बी अ डिक्लाइन इन आवर मेमोरी, हमारे ऑन आवर मेंटल फंक्शंस। बिल्कुल गलत है। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। जैसे प्रोसेसिंग स्पीड है या एपिसोडिक मेमोरी है, ऐसे कुछ अंग ऐसे हैं जो कि थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन ओवरऑल even in their 90s and 100, people retain most of their mental abilities. ये बहुत आवश्यक है समझना। और एक गलतफहमी है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो एकाकी होते हैं, अकेले होते हैं। बिल्कुल नहीं, एक्टिव रहते हैं वो। उन्हें बुढ़ापा सहा नहीं जाता है, बहुत डिप्रेस रहते हैं, ये भी गलत है। समाज में रहने वाले युवा और बुजुर्गों में डिप्रेशन की जो इंसिडेंस है उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो ये जो हम कई बार बिना वजह जो करुणा दिखाते हैं वो कोई जरूरी नहीं है। समझ लेना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो ये तो पहली बात है वयोवाद की। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कुछ दिन पहले एक कोई परिचित हमारे मिले। उन्होंने अपने घर में शादी में 10 लाख रुपए अपनी जो सेविंग थी उसमें से निकाल के दे दिए थे। और फिर कुछ बात हुई, उन्होंने चश्मा निकाला, कहा बहुत हेवी है। तो मैंने चश्मा हाथ में लिया तो अरे ये तो कांच है, आप प्लास्टिक लेंस क्यों नहीं यूज करते? तो कहने लगे कौन 500,000 एक्स्ट्रा खर्च करेगा। तो ये जो बात है कि हम हमारी खुद की सुविधा के लिए, हमारे खुद की हेल्थ के लिए अगर हम सतर्क नहीं है, उस पर हम खर्चा भी नहीं कर रहे, इतनी सामान्य मामूली बात, तो ये वयोवाद का शिकार है। तो ये पहली बाधा हमारे सामने है वयोवाद की। और दूसरी दो बातें जो कि बहुत मूलभूत बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है और ऐसी जो बीमारियां है, इन बीमारियों से बचना और इनको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो जो चीजें आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगी वो आपकी मानसिक स्वास्थ्य को अफेक्ट करेगी। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत आवश्यक है, डायबिटीज का कंट्रोल आवश्यक है, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल आवश्यक है। और इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कई ज्ञान चलता है कि अरे कोलेस्ट्रॉल कितना भी बढ़ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपको आपके डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। जब भी आप कोई नई बात सुनते हो या पढ़ते हो व्हाट्सएप पे, लिख लो और अगली बार जब डॉक्टर से मिलो तब उनको पूछ लो कि डॉक्टर साहब मैंने ये, या डॉक्टर साहिबा मैंने ये बातें सुनी है, क्या ये सच है? तो ये बहुत आवश्यक है, इन दो चीजों से बचना। एक, हमारे लिए कोई सहायक बात है उनका भी ख्याल रखना जरूरी है। जैसे हमारा चश्मा है, अगर आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो हियरिंग एड है। और दांत का ख्याल, डेंचर, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। इसके साथ और एक ख्याल रखना जरूरी है, जो हमारे तीन सबसे बड़े दोस्त है, जो सबसे लाभदायी है, वो है पर्याप्त नींद लेना, पर्याप्त एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, कसरत करना, और युक्त आहार, ठीक आहार हो हमारा, डाइट ठीक हो। अब इसमें जो स्लीप है उसके बारे में दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी नींद की जरूरत कम नहीं होती है, वो खंडित होती है। हमारी नींद लेने की काबिलियत कम होती है।
our sleep requirement doesn't go down, our ability to sleep goes down. So we need to be more careful. हमें बहुत अच्छा ख्याल रखना है कि हम प्रॉपर स्लीप ले, रेगुलर स्लीप ले, दिन भर खूब एक्टिव रहे, दिन भर खूब उजाला रखे, जहां तक हो सके आउटडोर जाए, शाम को चाय कॉफी ना पिए देरी से, जिससे नींद में बात आती है। बेडरूम अच्छी रखे, सोने के पहले एक रूटीन बना लीजिए, ब्रश कर लिया, सोने के कपड़े पहन लिए, आज क्लीन मॉइस्चराइजर जो भी आपको करना है वो कर लिया। ये रूटीन इंपॉर्टेंट है। रात को जब नींद खुलने लगी तो बार बार घड़ी मत देखिए। आप बार बार घड़ी देखते तो नींद और डिस्टर्ब होगी। कई बार मैं देखता हूँ कि कोई बुजुर्ग आता है मेरे पास और नींद ठीक से नहीं हो रही, और जब मैं पूछता हूँ तो पता चलता है कि दिन में 4-4 घंटे बिस्तर में रहते हैं। अगर आपको रात की नींद में कुछ परेशानी है, तो दिन में आपको 30-40 मिनट से ज़्यादा बिस्तर में नहीं रहना है। खूब एक्टिव रहो। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है स्लीपिंग पिल्स की। सामान्यतः जो साइकोट्रोपिक मेडिसिन है, साइकियाट्रिस्ट जो आपको दवा लिख के देते हैं, उसमें बहुत कम दवा ऐसी होती है कि जो एडिक्टिव होती है। लेकिन उनके प्रति तो हम बहुत सजग रहते हैं, बार-बार सवाल करेंगे, और कहीं से हम स्लीपिंग पिल लेके आते हैं और वो शुरू कर देते हैं और वो फिर उसको वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। और बुजुर्गावस्था में, सीनियर ईयर्स में और ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये स्लीपिंग पिल्स के कारण डिमेंशिया पे असर होता है, डेलीरियम के चांसेस बढ़ते हैं, गिरने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, तो सीधा जाके डॉक्टर से स्लीपिंग पिल माँगिए, या आपका कोई परिचित केमिस्ट है उससे जाके मत ले लीजिए। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और लंबे समय तक अगर स्लीप डिस्टर्ब है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है। ज़रूर अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलिए। दूसरे ओर पे ऐसा है कि जो अ, पीड़ा होती है, क्रोनिक पेन है, और उसके कारण अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, तो आपको पेन किलर लेने चाहिए। कभी-कभी ऐसा है कि हम पेन किलर से बहुत डरते हैं, तो डरिए मत। हिसाब रखिए कि इस महीने में मैंने कितनी पेन किलर्स ली है, और अगले बार जाके डॉक्टर्स को बताइए कि मैंने इतनी ली है, क्या ये सुरक्षित है या नहीं है? बस इतनी सिंपल सी बात है। तो पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। ये एक सबसे बेहतरीन दवा है। इट इज़ अ फ्री मेडिसिन। कई बार मॉडर्न मेडिसिन पे एक आरोप होता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महँगा हो गया है डॉक्टर्स के पास जाना, या सारी जो इलाज है वो। लेकिन ये जो हम आपको मुफ्त की दवा बता रहे हैं, उसका तो आप ख़्याल रखते ही नहीं। तो नींद दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। इसके बाद जो दूसरी बात है, जो कसरत की बात है, फिज़िकल एक्टिविटी है, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। कहावत है कि चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। इसमें खासकर वॉकिंग के बारे में मैं कुछ 1 मिनट बात करूँगा, क्योंकि ये बहुत सुरक्षित एक्सरसाइज़ है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई इंजरी की रिस्क नहीं है, मुफ्त है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। तो आपके एरिया में अच्छा-सा कोई वॉकिंग ट्रैक हो, वहाँ जाइए। अगर बारिश हो रही है, घर में चल सकते हैं। मैं कई सालों से एक ध्यान करता हूँ। तो हमारे एक मित्र हैं, कभी-कभी मैं उनके घर जाता था, तो जब ध्यान करने बैठते थे तो वो कहते थे, "धनंजय आप बैठ के करो, मैं तो कॉरिडोर में चला वॉकिंग मेडिटेशन करता हूँ।" अब कई सालों के बाद जब मैं रिसर्च पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि अरे वॉकिंग कितना इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आजकल मैं भी वॉकिंग करने लग गया हूँ ज़्यादा। तो ये वॉकिंग हमारे लिए बहुत अच्छी कसरत है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, और ये हर एक को करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सुरक्षित है, सिंपल है। और इसके साथ-साथ हम गप लगा सकते हैं कुछ समय दोस्तों के साथ, हम ध्यान कर सकते हैं, वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज, बीइंग एक्टिव, घर के अपने रोज़मर्रा के काम करो, बहुत ज़रूरी है। आहार के बारे में बात करना, डिटेल बात करना अभी संभव नहीं है, लेकिन कोई फूड फैड्स के पीछे मत पड़िए। हर बार कोई नया फूड फैड निकलता है और फिर उसके पीछे हम जाते हैं, तो आती में चले जाते हैं और अपनी हानि कर लेते हैं। कुछ भी नया फूड फैड जब आप कहीं व्हाट्सएप पे कहीं और सुनते हो, तो आपके डॉक्टर को ज़रूर पूछ लीजिए कि क्या ये सही है? ये 3 बातें बहुत आवश्यक हैं। अब जब हम सीनियर ईयर्स की बात करते हैं,
तो डिप्रेशन की बात होना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रीटेबल कंडीशन। और एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि पार्किंसंस डिजीज हो, कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, कोई और इन्फेक्शंस हो, जितनी बड़ी बीमारियां हैं, कोई क्रोनिक पेन जिसमें हो, आर्थराइटिस ऐसी कंडीशन हो, ये सारी बड़ी बीमारियों में डिप्रेशन की रिस्क बढ़ जाती है। और अगर उसके साथ डिप्रेशन है तो वो बीमारियां जो है वो बढ़ती है। तो ये बाई डायरेक्शनल उनका रिलेशन है। ये बीमारियां जो ये कंडीशंस है ये बढ़ती है तो डिप्रेशन बढ़ता है, और हम केवल उन्हीं पे फोकस करते हैं और डिप्रेशन को अगर इग्नोर करते हैं तो हम उन कंडीशंस का ठीक से इलाज नहीं कर पाते। तो इसलिए केवल अरे पार्किंसन है तो उदास होंगे ही, अरे हार्ट डिसीज है तो उदास होंगे ही, तो ऐसा मत सोचिए। उसके लिए डू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। देयर आर मेनी सेफ मेडिसिन अवेलेबल, सुरक्षित दवाइयाँ है, साइकोथेरेपी वो सजेस्ट कर सकते हैं, कई सारे अदर इंटरवेंशन दे कैन सजेस्ट, बट डू कंसल्ट देम, because along with all these major health conditions, often depression is associated and it worsens those conditions. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिप्रेशन की समझने की। एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो वृद्धावस्था में डिप्रेशन होता है उसमें अक्सर व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मुझे उदास लग रहा है। जब मेरे पास कोई युवा आता है या कोई युवती आती है तो वो फर्स्ट थिंग शी सेज कि डॉक्टर आई एम फीलिंग वेरी लो, वेरी सैड, सर मुझे बहुत उदास लग रहा है कई दिनों से। लेकिन जो बुजुर्ग है वो अक्सर जो कंप्लेन करते हैं कि सर आप म्यूट हो गए। बार बार ये डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जो सीनियर्स के जो डिप्रेशन है वो प्रेजेंटेशन अलग होता है। कई बार उनकी कंप्लेन होती है कि आजकल मैं भूलता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो उनकी कंप्लेंट्स अक्सर उनकी कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में होती है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। तो ये जो बात है डिप्रेशन को समझने के लिए जरूरी है। अब जो डिप्रेशन की और एक बात आवश्यक जानना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अक्सर डिप्रेशन कैन बी अ प्रोड्रोम टू डिमेंशिया, कैन बी अ प्रोड्रोम टू इवन पार्किंसन। तो उसको अगर हम ठीक समय पे पकड़ते हैं तो आगे की हमारी जो ट्रीटमेंट है वो ठीक से सुचारू रूप से हो सकती है। अब मैं जो टॉपिक पे आने वाला हूँ, इट इज एलिफेंट इन द रूम। There is no discussion about old age that can be said to be complete without discussing dementia. वृद्धावस्था की कोई भी चर्चा डिमेंशिया की चर्चा के बगैर अधूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो रिसर्चर्स है, कि हमारी पीढ़ी के सभी लोग इनका डिमेंशिया से पाला पड़ने वाला है। या तो हम उनके शिकार होंगे इस बीमारी के, या हमें हमारे किसी परिजन की सेवा करनी पड़ेगी जो कि इस बीमारी का शिकार हुआ है। भारत में 85 से 90 लाख तक पेशेंट्स हैं, और जैसी आयु बढ़ती है वैसे डिमेंशिया के चांसेस बढ़ते हैं। तो डिमेंशिया से डरना नहीं है। जैसे मुझे याद है बचपन में हार्ट डिजीज यूज्ड टू बी कंसीडर, एवरीबॉडी यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ इट। अब नहीं है। देन अ टाइम केम व्हेन एवरीबॉडी यूज्ड टू बी स्केयर्ड ऑफ कैंसर। कैंसर से डरते थे, नाम तक नहीं लेते थे कैंसर का। अब कई कैंसर सर्वाइवर्स हमें आजू बाजू मिलते हैं जो कि कैंसर से बच गए। तो डिमेंशिया से भी डरना नहीं है, समझ लेना है डिमेंशिया क्या है। क्या है डिमेंशिया? डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है। कई सारे डिमेंशिया होते हैं जिसमें सबसे कॉमन डिमेंशिया जो है वो अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। डॉक्टर अल्जाइमर एक साइकियाट्रिस्ट थे। तो इस साइकियाट्रिस्ट ने लगभग 100 साल पहले इस बीमारी को पहचाना, उसका डिस्क्रिप्शन दिया, और उसमें हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं वो बताया। तो डॉक्टर अल्जाइमर के नाम से ये बीमारी फिर जानने लग गई है। तो ये एक तरह का डिमेंशिया है। डिमेंशिया बहुत धीरे धीरे शुरू होता है।
2 महीने पहिले सुरू हुआ की 6 महिने पहिले सुरू हुआ की सालभर पता ही नहीं चलेगा. मराठीत आपण म्हणतो चोर पावलांनी येणारा आजार. इसमें क्या होता है? तो एक बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समझने की है कि जो मेमोरी डिस्टर्बेंस होता है, सब लोग जानते हैं लगभग कि अरे डिमेंशिया में मेमोरी डिस्टर्ब होती है. लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि जो रिसेंट मेमोरी है, अभी-अभी जो ताजा घटना घटी है, वो मेमोरी डिस्टर्ब होती है. जो पुरानी याद है, वो तो बहुत अच्छी रहती है. इसलिए कभी-कभी जब मैं किसी को मिलता हूँ और फिर उनके घर के बुजुर्गों के बारे में पूछता हूँ कि बाबा जी कैसे है या माँ जी कैसी है? और जब वो कहते हैं कि अरे माँ जी की याददाश्त इतनी तेज है कि उनको 50 साल पुरानी बातें याद है, तो मेरे दिल में एकदम धड़कन बढ़ जाती है कि अरे शायद इनको डिमेंशिया है। क्योंकि जो ताज़ा बातें हैं, वो भूलते हैं, पुरानी बातें तो याद रहेगी, वो पुरानी बातें भूलने के लिए बहुत आगे डिसीज़ बढ़ेगा तब होगा। तो आज सुबह क्या हुआ? 10 मिनट पहले क्या हुआ? कल क्या हुआ? तो अभी-अभी जो चीज़ें हुई, उनमें प्रॉब्लम आता है। तो नई मेमोरी फॉर्म नहीं होती है। तो उसका दिन में असर कैसे होता है? कई चीज़ कहीं रख दी, भूल गए। फ़ोन पे कोई बात हुई 5 मिनट पहले, फिर वही बात दोहरा रहे हैं। आपने कोई सवाल का उनको जवाब दे दिया 10 मिनट पहले, फिर वही सवाल कर रहे हैं। तो रिसेंट जो चीज़ें हैं, अभी-अभी जो घटनाएँ घटी है, उनमें जब अ, मेमोरी में प्रॉब्लम होता है, तो वो इनिशियल लक्षण है, वो समझना ज़रूरी है। पुरानी यादें तो उनकी वैसे ही रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम अगर समझ जाते हैं, तो फिर हम इसको जल्दी पहचानेंगे। अब एक बात होती है कि अगर हम अ, सब लोग जानते हैं कि इसका कोई अभी पुख्ता इलाज नहीं है, क्यूर नहीं है। तो लोग कहते हैं कि यार डॉक्टर साहब आप बता रहे हो डिमेंशिया के बारे में, अगर क्यूर नहीं है तो क्या अर्ली डायग्नोसिस से क्या फ़ायदा? तो उसके कुछ बड़े फ़ायदे हैं अर्ली डायग्नोसिस। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप जल्दी उसको डायग्नोस करते हैं तो शुरू की स्टेजेस में उसे हम ठीक से ब्रेक लगा सकते हैं। जो दवाएँ हमारे पास है, वो क्यूर नहीं करती है, लेकिन ये बीमारी को ब्रेक लगाती है, उसको डिटोरेट नहीं होने देती। ये शुरू के स्टेजेस में ज़्यादा परिणामकारक है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये कि जब हमारे परिवार का कोई सम्माननीय, आदरणीय सदस्य, बुज़ुर्ग, उसके बर्ताव में चेंज आता है, तो फिर पूरा परिवार बहुत संतापित होता है। मराठी में उद्विग्न है कि अरे ये ऐसा कैसे कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पता ही नहीं है कि इनको डिमेंशिया शुरू हुआ है। तो उनको हम ठीक से समझ नहीं पाते, ना उनका ठीक से ख़्याल रख पाते। तो केयर गिवर को ये बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो फिर ठीक से उसको समझ पाए। और ये जो साइकोलॉजिकल टोल है, ये जो इमोशनल टोल है, ये कम होगा। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि शुरू की स्थिति में डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर शुरू होता है तो कई दिनों तक, कई महीनों तक, लंबे समय तक उनकी जो टेस्टामेंटरी कैपेसिटी है, वो अक्षुण्ण रहती है, ठीक रहती है, तो विल बना सकते हैं, अपने बारे में कुछ कर सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं, उनकी कोई बकेट लिस्ट है, वो कर सकते हैं। मेरे ऐसे कुछ मरीज़ हैं कि जो अर्ली स्टेज ऑफ डिमेंशिया में बच्चों के पास यूएस जाके आ गए, किसी ने अपने परिवार को नज़दीक बुला लिया, तो ये एक फ़ायदा होता है। और एक बड़ा फ़ायदा होता है जो केयर गिवर है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो वृद्धावस्था में है, केयर गिवर और उनका बर्डन। तो केयर गिवर जो है वो ठीक से प्लानिंग कर पाते हैं। 2 बच्चे हैं, दूर रहते हैं, तो अल्टरनेटिवली आके वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग में फ़ायदा होता है। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात अगर हम समझते हैं कि वृद्धावस्था में हमारी बौद्धिक क्षमताएँ अक्षुण्ण रहती है, इंटैक्ट रहती है, या अगर हम समझते हैं, तो कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज इन मेंटल स्टेट आता है स्लोली, तो सस्पेक्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास चले जाइए, साइकियाट्रिस्ट फिर पता करेंगे कि है या नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। अब जो अगली बात है, जो लास्ट बात मैं करने जा रहा हूँ, वो है केयर गिवर्स की। जैसे मैंने कहा कि आयु बढ़ रही है, हम सब जानते हैं समाज व्यवस्था बदल रही है, तो जो केयर गिविंग का जो बर्डन है, जो जिम्मा है ख्याल रखने का, ये जिम्मा अभी ज़्यादातर स्पाउसेस पे आ रहा है। इसलिए नहीं कि बच्चों का माँ-बाप से प्यार कम हो गया है, बिल्कुल नहीं। लेकिन
वो कई नौकरी धंधे से दूर चले गए हैं, समाज व्यवस्था बदल गई है, वो उस जगह पे नहीं है। पहले एग्रेरियन सोसाइटी थी तो सारे लोग साथ रहते थे, वही देहात में रहते थे। अब जैसे जैसे लोग यहाँ वहाँ बिखर गए हैं, तो पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि दंपति में एक जिसको बीमारी है और उसका ख्याल करने वाला वो भी सीनियर है, तो केयर गिवर्स को खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपने लिए समय निकालिए, ठीक से नींद लीजिए, कुछ लीजर एक्टिविटी लीजिए। अगर आप कोई किसी भी बुजुर्ग की, वृद्ध की सेवा में लगे हैं, तो 24 घंटे सेवा में मत रहिए, कुछ समय निकालिए जिससे कि आप उनकी सेवा और अच्छी तरह से कर पाएंगे। नहीं तो केयर गिवर बर्नआउट इज वेरी कॉमन। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो केयर गिवर्स है वो खुद का ख्याल रखे, गिल्ट मत आने दीजिए मन में। आप अगर खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो उनका भी ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो ये जो मैंने बातें की ये मोटा मोटी बातें हैं बुजुर्गावस्था के बारे में। अंत में मैं एक त्रिसूत्री बताता हूँ जो कि मैं कहता हूँ एक गोल्डन सीनियर ईयर्स के लिए, सुनहरे वृद्धावस्था के लिए बहुत आवश्यक है। क्या त्रिसूत्री है? सक्रिय रहिए, बी वेरी एक्टिव, बी फिजिकली एक्टिव, सोशली एक्टिव, साइकोलॉजिकली एक्टिव। तो सक्रिय रहिए, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है स्वतंत्र रहिए, बी एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल, डोंट गिव अप योर फंक्शंस टू अदर पीपल। जितना जितना काम आप स्वयं कर पाते हैं, सो बी फिजिकली इंडिपेंडेंट, बी साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट। तो स्वतंत्र रहिए, पहला सक्रिय रहिए, दूसरा स्वतंत्र रहिए और तीसरा समझदार रहिए। ये समझदार रहना जरूरी इसलिए है कि हमारे बढ़ती उम्र के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, तो उसके बारे में हमें एक समझदारी रखनी है। युवा पीढ़ी के साथ क्या इंटरेक्शन करनी है वो समझदारी रखनी है। समय बदल रहा है ये ध्यान में रखना है और हमारी हेल्थ के बारे में ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि कई बार अन्यथा व्यक्ति बहुत समझदार है लेकिन अपनी ब्लड प्रेशर की दवा को लेके वो बहुत निग्लिजेंट है। कभी-कभी हम देखते हैं कि बुजुर्ग है, वो बाकी सारे समझदार है, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट के साथ फ़ॉलो-अप करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। तो बहुत समझदार रहिए। तो ये जो त्रिसूत्री है, सक्रिय, स्वतंत्र और समझदार, इसके साथ मैं मेरी बात खत्म करता हूँ और फिर डॉक्टर आबा को माइक देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने इतने कम समय में इतने सारे महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखा और इन्हीं सब बातों के द्वारा हमारी आज जो ऑलमोस्ट 140 प्लस की ऑडियंस यहाँ जूम मीटिंग में है हमारे साथ, प्लस कई लोग जो फेसबुक लाइव में हमें देख रहे हैं, उनके तरफ से हमारे लिए कुछ प्रश्नोत्तर आए हैं। सो अभी हम उनके तरफ बढ़ते हैं। सर, जो अभी 30-40 की उम्र में हैं, उनके लिए सब कितना स्ट्रेसफुल रहता है, लाइक वर्क, ट्रैवल एंड सोने के बाद भी उनको काफी एग्जॉस्टेड लगता है। तो एक श्रोता ने पूछा है कि इस सब के लिए क्या उन्हें कोई एडिशनल मेडिसिन या सप्लीमेंट लेने की जरूरत है? सॉरी, मैं सबको म्यूट करने का रिक्वेस्ट करूंगी ताकि वो वृद्धावस्था के होने वाले प्रॉब्लम्स को थोड़ा दूर रख सकें। तो कोई सप्लीमेंट या कोई एडिशनल मेडिसिन आप रिकमेंड करते हैं 40 की उम्र वालों के लिए? ऐसा सवाल है। ओके, पहली बात तो जो सारे फिजिशियन से मेरी चर्चा होती है, अनलेस यू हैव सम डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, बी डेफिशिएंसी है, अगर आप वेजिटेरियन है तो हो सकता है आपको फिर विटामिन बी सप्लीमेंट की जरूरत हो। लेकिन ये जो रेगुलर विटामिन है, विटामिन डी है, इसके अलावा कोई जादूगर, कोई मैजिकल सप्लीमेंट नहीं है। एक सबसे बड़ी दवा जो है प्रॉपर नींद, रेगुलर नींद। ये जो शिफ्ट वर्क होता है ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है, तो अवॉइड वर्किंग एट नाइट, स्लीप एट नाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली। तो आपके सवाल के साथ मैं एक और बात बताऊंगा कि अभी से अगर इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके डिमेंशिया के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक तो ओबेसिटी से बचिए, वजन कंट्रोल में रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है हमारे दिमाग को ठीक रखने के लिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। अगर आपको डिप्रेशन है तो तुरंत उसकी ट्रीटमेंट लीजिए। रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन आल्सो आर ए रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया।
ब्लड प्रेशर है तो चेक कर लीजिए, डायबिटीज है तो चेक कर लीजिए, एक रेगुलर लाइफस्टाइल लीजिए, अल्कोहल और सिगरेट से बचिए। आईटी में खासकर मैंने देखा है कि कई बार वो ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रेसफुल 2 महीने जाते हैं फिर बेंच पे है। तो ये जो एकदम इर्रेगुलरिटी है उससे बचिए। तो प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज आर अमंग द बेस्ट एंड free medicines that are available to you. There are some supplements that researchers are working on. There is a Harvard professor who talks about NMN. तो ये सप्लीमेंट अभी रिसर्च में है। एक बार अगर उनका कोई रोबस्ट डेटा आएगा तो सब जगह वो फैल जाएगा, फिर मुझे भी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। तो इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। थैंक यू नेक्स्ट डॉक्टर। यस, थैंक यू सो मच सर। सर, एक सवाल आया है कि इस एज ग्रुप में पैरालिसिस काफी कॉमन है, स्ट्रोक काफी कॉमन है, तो पैरालिसिस वाले पेशेंट्स की जो मानसिकता होती है उसको कैसे हैंडल किया जाए? एज अ केयर गिवर साइकोलॉजिकली कुछ टिप्स आप देंगे कि उनको पैरालिसिस के टाइम कैसे हैंडल किया जाए? तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं कवर नहीं कर पाया था। एक तो इसको प्रिवेंशन से शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर की अगर रेगुलर ट्रीटमेंट होती है तो स्ट्रोक के चांसेस कम होते हैं। मुझे याद है बचपन में हम कितने स्ट्रोक के पेशेंट्स देखते थे, अब कम हो रहे हैं पैरालिसिस के पेशेंट। तो पहली बात तो डिप्रेशन की और डायबिटीज की ठीक से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार स्ट्रोक के साथ, पैरालिसिस के साथ डिप्रेशन होता है। एक्चुअली पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन इज अ नॉन एंटिटी, और हम पूरा हमारा फोकस हो पैरालिसिस ठीक करने में, वो जो न्यूरोलॉजिकल इश्यू उनको ठीक करने में होता है, और पेशेंट के डिप्रेशन को हम समझते नहीं, जो कि ट्रीटेबल कंडीशन है। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि मरीज की मानसिकता काफी खराब हो गई है, काफी वो अभी वो रोने लगे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, या काफी ज्यादा उदास लगते हैं, तो आपको जरूर साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि पैरालिसिस के साथ डिप्रेशन एसोसिएटेड होता है। Post stroke depression is a known entity for which you should consult your local psychiatrist, even if you are consulting a physician or a neurologist for that condition. And then along with that, there are other things that you have to take care. जैसे खुद का ख्याल रखना है। जब केयर गिवर का स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर वो ठीक से ख्याल नहीं करता है, फिर वो इरिटेबल बनता है। नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर। सर, एक व्यक्ता ने पूछा है कि उनको पुरानी दर्दनाक मेमोरीज बहुत आती है, ओल्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, और वो कई बार उसमें इंडल्ज करके अपनी नींद खो देते हैं, तो इस प्रॉब्लम को वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ओके, अब इसमें हम पहले हार्डवेयर से शुरू करते हैं। कई बार डिप्रेशन की बीमारी में सिलेक्टिवली जो कटु यादें वो आती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि डॉक्टर आबा ने मेरी बहुत जीवन भर मदद की, लेकिन एक बार कुछ कारण से मैं उनसे नाराज हो गया तो मुझे 2 बार जो मदद नहीं की वही याद आता है। तो हमारे जो फिल्टर है, they filter out memories. So often in depression, पुरानी कटु यादें ज्यादा आती है। तो कहीं आपको डिप्रेशन तो नहीं है, एक देखना चाहिए। अगर आपकी नींद बहुत दिनों तक खराब है तो आपको साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात है कि हम जो भी है वो हमारी याददाश्त है, और क्या हमारी स्मृति है। तो हमें 2-3 चीजें करनी चाहिए। एक तो मैं कहता हूँ कि फॉरगिवनेस का मेडिटेशन, माफ करना। तो मैं कई मेरे बुजुर्ग पेशेंट्स को कहता हूँ कि दिन में 2 बार आपको एक्सरसाइज करनी है। सुबह उठते ही करना है। एक तो अगर किसी ने मुझे कुछ प्रताड़ना की है, कोई तकलीफ दी है, तो मैं उसे माफ करता हूँ। और मुझसे जाने अनजाने में किसी को कोई हानि हुई है, जाने अनजाने में मैंने किसी को तकलीफ दी हो, तो वो मुझे माफ कर दे। तो ये जो भाव हम सुबह और शाम 2 बार जानबूझ के करना है। इसके बाद मैं जब ये कहता हूँ तो कभी-कभी कोई ऐसा भी मिलता है, वो कहता है सर कहना आसान है लेकिन वो बातें इतनी कटु होती जाती ही नहीं। अरे लेकिन शुरुआत तो करो। कम से कम ये इंटेंशन तो होना चाहिए कि मैं माफ करूँगा। तो जब तक हम किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को लेके माफ नहीं करते, फॉरगिव नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हमारे मन में एक काँटा घुसा देते हैं। मेरे अगर 100 रंजिश है, 100 लोगों को लेके मैं रंजिश लेके चल रहा हूँ, तो मैं मेरे खुद के मन में 100 कांटे डाल रहा हूँ। उनको तकलीफ है या नहीं अलग बात है, खुद को तकलीफ दे रहा हूँ। तो बुजुर्गावस्था का एक बहुत बड़ा स्किल है कि माफ कर दो। हमारे महाभारत की कहानी है कि कौरव और पांडव आपस में इतने लड़े,
और अगर जो अंत में आप देखोगे कि कुंती और कौरव की माँ दोनों साथ चल पड़ी वानप्रस्थाश्रम में, मैंने उनके बच्चे आपस में मरे, एक दूसरे को मार दिया और वो दोनों साथ चल पड़ी, तो दोनों ने छोड़ दिया वो। हम थोड़ा तो छोड़े। तो हमारी जो माइथोलॉजी है उससे कुछ सीखे, तो ये माफ करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा शुरू करें, ये सुबह और शाम एक्सरसाइज सब करेंगे, मैं करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, तो इससे हमारा मन हल्का होता है। आगे। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच। और इसी से जुड़ा हमारा जो दूसरा सवाल था उसका भी आपने जवाब दे दिया कि फॉरगिवनेस कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने बोला थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करेंगे तो एक हैबिट में हो जाएगा। आपका टॉक सबको इतना अच्छा लगा है कि वी हैव हैड रिक्वेस्ट कि आप इस टॉक को एक राइट अप में कन्वर्ट करेंगे क्या, एंड ऑल्सो कि अगर किसी को आपको रीच आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं। आप डिटेल्स भेजिए, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, सो दैट एवरीबडी कैन रीच आउट टू यू वेन एवर दे फील द नीड। नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि कुछ सीनियर लोग रात में सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सो पाते हैं और आधी नींद उनके दिन में होती है, और वो रिपीटेडली फिर कंप्लेन करते हैं कि नींद नहीं हो रही, नींद नहीं हो रही, और ऐसे टाइम में उनको नींद की दवाइयां भी कभी कभी काम नहीं कर पाती है उनके लिए। तो ऐसे समय क्या किया जाए? एक तो पहली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप हाइजीन। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें निद्रा देवी की आराधना करनी पड़ती है, प्रसन्न। जब युवा है तो निद्रा देवी हमेशा प्रसन्न रहती है, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो निद्रा देवी कहती है कि अभी मेरी आराधना करो, कुछ मुझे चढ़ावा चढ़ाओ। तो क्या क्या करना चाहिए? पहली बात तो दिन में अगर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब है, थोड़ी भी तकलीफ है, दिन में 30-40 मिनट से ज्यादा सोना नहीं है। कई बार मुझे मरीज ऐसे मिलते हैं कि डॉक्टर मैं बिस्तर में लेटा रहता हूँ 4 घंटे लेकिन सोता 30 ही मिनट है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। बिस्तर में लेटने का टाइम ही 40 मिनट रखिए, क्योंकि अगर आप 4 घंटे बिस्तर में लेटे रहते हैं तो जो हमारा स्लीप एक्यूमुलेशन है, हमारी स्लीप इनिशिएट कैसे होती है और चलते कैसे है, तो हमारा स्लीप डेफिसिट एक्यूमुलेट होता है, उससे नींद शुरू होती है और फिर हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो नींद को परपेचुएट करता है। तो हम क्या करते हैं, दिन में जब लेटे रहते हैं आंख बंद करके, तो एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक उजाले पे निर्भर है, दिन में खूब उजाला हो। कभी कभी मैं जब फोन पे किसी पेशेंट को कंसल्ट करता हूँ तो पहला सवाल पूछता हूँ कि आपके पर्दे खुले या बंद है, दिखाइए मुझे, कैमरा रोटेट करिए। तो ये बहुत आवश्यक है कि दिन में कम से कम सोए, एक्टिव रहिए, बाहर चले जाइए, गैलरी में बैठिए। एक और बात है कि कभी कभी बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर जाते हैं तो घर वालों को लगता है क्यों बिना वजह जा रहे। अरे आप विरंगुआ केंद्र में जा रहे हो, सीनियर सिटीजन क्लब में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बताइए मुझे मीटिंग है, मीटिंग से थोड़ा उसका वजन बढ़ता है। तो आपको बाहर ज़रूर जाना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। दिन में बिस्तर में 1 घंटे से ज़्यादा समय बिल्कुल मत रहिए। मैं तो कहता हूँ अगर रात की नींद आपकी डिस्टर्ब है तो 30-40 मिनट ही रहिए, फिर आपकी रात की नींद बढ़ेगी। हम दिन भर सोएँगे और रात को फिर कहेंगे कि नींद नहीं आती, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। करेक्ट, एग्जैक्टली सर। आई थिंक आपने ये आपके टॉक में भी बताया था कि स्लीप हाइजीन के लिए दिन की नींद बंद करना जरूरी है। नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि जैसे आपने ऑलरेडी बताया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए डायरेक्टली कोई मेडिकल इंटरवेंशन नहीं किया जा सकता है टू डील विद इट, बट क्या कोई मेजर्स हम ले सकते हैं कि इस पे थोड़ा ब्रेक लग जाए, ताकि ये जो आगे और बढ़ने वाला है उसको कैसे हम ब्रेक लगा सकते हैं, गति कम कर सकते हैं? ओके। तो पहली बात तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, ये अल्जाइमर का पहला लक्षण होता है। कई बार तक पहले 1 साल, 2 साल में और कोई लक्षण ही नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को मिलते हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा इनमें कोई दिक्कत है। मैंने कई बार देखा है कि कोई मरीज़ है और वो पूरा नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के कारण कुछ-कुछ गड़बड़ हो रही है, जैसे चीज़ें भूल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि शुरू की स्टेजेस में साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलिए। कभी भी आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है और उन्हों अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आप देखते हैं, तो गो एंड मीट अ साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि उसकी मदद करने के लिए अच्छी दवाएँ हैं, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को लंबे अरसे तक जैसे ग्राफ एकदम नीचे जा रहा है, तो अगर आप दवा लेते हो तो धीरे-धीरे जाएगा। तो लंबे समय तक उनकी फंक्शनैलिटी बनी रहती है। ये पहली बात। कि देयर आर गुड मेडिसिन्स अवेलेबल दैट कैन पुट अ ब्रेक टू दिस डिटोरिएशन इन मेमोरी इन अल्जाइमर। ये पहली बात। दूसरी बात जनरल हेल्थ, इसलिए डॉक्टर्स फिर कई बार जब आप जाएँगे, तो आपको ये टेस्ट थायराइड तो नहीं है, विटामिन डेफिशिएंसी तो नहीं है,
फिर कभी सीटी ब्रेन भी करा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वो इसलिए करते हैं कि इन चीजों से तो कोई मेमोरी लॉस नहीं हो रहा है, तो उन चीजों को ट्रीट करना जरूरी है। तीसरी बात, एक्टिव रहे। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अदर देन मेडिसिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर पुटिंग अ ब्रेक ऑन प्रोग्रेशन ऑफ डिमेंशिया इज फिजिकल एक्टिविटी। तो उनको एक्टिव रखिए। अगर डिमेंशिया शुरू हो गया, जो जो काम वो मरीज, जो व्यक्ति सेफली कर सकते, सारे काम उनको करने दीजिए। जैसे मैं मेरी माताजी की बात करता हूँ, उनको अर्ली अल्जाइमर है, तो लेकिन वो कुकिंग करते हैं। आज सुबह बहुत बढ़िया पोहा बना के खिलाया उन्होंने मुझे, तो कोई वो अपाइज नहीं हो गई है। तो उनको जो जो काम वो सेफली कर सकते हैं वो करनी चाहिए। और इस दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस बीमारी से आप लज्जित मत होइए। हमारे एक बहुत एब्सर्ड बात है कि कई सारे गलत काम हम करते हैं, करप्शन से लेके कई चीजें, उसको लेके तो हम कभी लज्जित नहीं होते और बीमारी से लज्जित होते। इसलिए हमारे देश में इतने बड़े बड़े नेता, भारत रत्न प्राप्त नेता से लेके ज्ञानपीठ अवार्ड विनर, जिनको पता ही नहीं चला कि हमारे पास है। दुर्भाग्य से लोगों को बताया नहीं गया कि इनको अल्जाइमर है, इनको डिमेंशिया है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। अपने परिवार में अगर कोई मरीज है तो जरूर बताइए। आपके जो नजदीक के लोग हैं उनको बताइए, उनका सपोर्ट बढ़ता है, कम नहीं होता है। आपके नेबरहुड में अगर पता है तो वो थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बीमारी से लज्जित बिल्कुल मत होइए। ये स्टिग्मा नहीं है, कोई और बीमारी वैसे ही बीमारी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात मुझे जरूर ऐड करना मैं समझता हूँ कि जरूरी है। जी, Yes. नेक्स्ट। सर, इसी से कनेक्टेड सवाल ऐसा है कि अर्ली स्टेजेस में कुछ डिमेंशिया के पेशेंट्स, अगर उनको राइटिंग में मतलब एक आदत डालें कि वो लिख लिख के सब चीजें याद रखें, छोटी डायरी या कुछ में, तो इससे कुछ फायदा होता है क्या अगर शुरुआत में वो ऐसा करते हैं तो? एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्योंकि नई लर्निंग इनमें अफेक्ट होती है, तो अगर किसी को पहले से लिखने की आदत है तो उनको वो आसानी से वो चालू रहेगा। लेकिन किसी को लिखने की आदत नहीं है, फिर उसको नया सिखाना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात आप जरूर कर सकते, छोटा व्हाइट बोर्ड लीजिए। जैसे अगर आप बाहर जा रहे हो और जो व्यक्ति है वो बहुत परेशान हो रहे, कहाँ गया कब आया, तो बोर्ड पे लिख के रह जाइए कि मैं 5 बजे आने वाला हूँ। तो वो देखते हैं कि अरे हाँ, इसने लिखा है 5 बजे, घड़ी देखते हैं 5 बजे। तो या कोई काम है तो आप बोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये जो व्हाइट बोर्ड आता है उसका यूज कर सकते हैं। कई बार अगर सिंपल चीजें, जैसे कोई एक मरीज थी मेरी, उनको हमेशा डर रहता मेरे गहने कहाँ गए, गहने कहाँ गए। तो घर में 4 जगह पे उनकी बेटी कागज लिख के रखती थी कि गहने बैंक में लॉकर में है और चाबी मेरे पास है, माँ चिंता मत करो। तो बोर्ड पे भी था, उनके बेड साइड टेबल पे भी था। तो इस तरह से देखो, केयर गिविंग फॉर डिमेंशिया इज एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इनोवेशन। डिफरेंट थिंग्स विल वर्क फॉर डिफरेंट पीपल। जैसे मैंने ये मरीज को कहा कि उनको कागज लिखते, एक बार वो पढ़ लेती थी, बेटी ने ऐसा लिखा है, फिर वो शांत हो जाती। तो इट इज फॉर यू टू फाइंड आउट वेज। यस सर, सो बेसिकली वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा नहीं है। हर एक पेशेंट के लिए हमको इंडिविजुअली देख के कस्टमाइज सोल्यूशन देने पड़ेंगे। यहाँ मेरा एक सवाल है सर, और मेरे ख्याल से ऑडियंस की तरफ से भी, कि जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, हमारे जो विलेज में लोग हैं, गांव खेड़े के, उस जमाने में शायद उनको नहीं वो मौका मिला, तो उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते, क्या ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं विदाउट राइटिंग टूल्स, जहाँ पे उनको बताया जा सकता है? हाँ, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण समझने की है कि जब भी आप डिमेंशिया के पेशेंट से डील करते हैं, हमारे यहाँ आदत होती है, जब भी कोई व्यक्ति मिलने आता है, पहचानो मैं कौन हूँ, कभी मत करिए। उनको जानकारी दीजिए कि मैं धनंजय हूँ, मैं मामा का बेटा हूँ, या मैं आपके भांजे का दोस्त हूँ। तो हमेशा उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। आज सोमवार है, दोपहर का वक्त है। जो एग्जामिनेशन सवाल पूछने का काम साइकेट्रिस्ट के पास छोड़िए। साइकेट्रिस्ट जब इवैल्यूएशन करते हैं तब वो सवाल पूछते हैं। जब आप किसी को भी मिलने जाएंगे या आपके परिवार में भी कोई अगर डिमेंशिया पेशेंट है तो उनको जानकारी दीजिए। उनको टेस्ट करने के लिए सवाल मत पूछिए, उससे वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देन दैट मेक्स देम हाइपर अवेयर ऑफ देयर ओन फीलिंग एंड देन दे बिकम मोर एजिटेटेड। तो जस्ट टेल देम
कि मैं धनंजय हूँ, ये दोपहर का वक्त है, आज शाम को ये आने वाले हैं। कोई भी आता है तो उनको इंट्रोडक्शन कर दीजिए कि ये ऐसा ऐसा है, ये वो है। आपने कल बताया तो आज भी फिर बता दीजिए। और एक बात इम्पोर्टेंट है कि आपकी देह बोली से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से इरिटेशन मत उनको ट्रांसमिट करिए, क्योंकि कई बार डिमेंशिया के मरीज को शब्द तो पहचानने में दिक्कत हो सकती है आगे चल के, लेकिन देयर राइट हेमिस्फीयर, the part of the brain that recognizes body language and expressions, that remains active. So oftentimes हम केवल प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, उसी में पेशेंट शांत होता है। जब भी डिमेंशिया के पेशेंट बहुत एजिटेटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको ट्रिगर हो गए, कुछ अनमेट नीड है, तो ये ख्याल रखना जरूरी है। वो अनपढ़ भी है तो उनको सम्मान से पेश आइए, डिग्निटी से पेश आइए, डोंट ट्रीट देम लाइक अ चाइल्ड। मुझे याद है एक बार मैं कोई जेरियाट्रिक यूनिट में काम कर रहा था और एक हमारे जूनियर रेसिडेंट आते ही एक मरीज बहुत गुस्सा होते थे। फिर बाद में एक नर्स ने बताया कि वो उनके गाल खींचता था। ये बिल्कुल नहीं करना है। ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट, ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट, डोंट ट्रीट देम लाइक अ चाइल्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस सर, थोड़ा डिमेंशिया से हटते हैं सर। एक सवाल आया है कि हाउ टू स्टार्ट अ हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 50, जो हमारा ये है। सो आफ्टर द एज ऑफ 50 they've asked. एक तो फर्स्ट थिंग इज डोंट रिटायर। हमें रिटायरमेंट शब्द रिटायर कर देना है हमारे वोकैबुलरी से, ये बहुत गलत शब्द है। बी एक्टिव। हम आप प्रोफेशनल्स में देखेंगे, अमंग सेक्रेटरीज, डॉक्टर्स, जो लॉयर्स है, अकाउंटेंट्स है, यू विल सी दैट दे आर एट देयर बेस्ट एट 70, 80। तो डोंट रिटायर, दैट इज फर्स्ट। आप जॉब से रिटायर हो गए तो कोई ना कोई नया काम करिए। और आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्योंकि ये पाया गया है कि जो लोग चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व है, वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व है, वॉलंटियर वर्क कुछ भी हो, वारकरी की जो यात्रा चलती है तो उसमें उनको कहीं खाना खिलाना है, कई सफाई का काम है, आपकी सोसाइटी में आप कोई मेंबर हो गए और फिर सोसाइटी का कोई फंक्शन है, कोई बच्चों के स्कूल में पढ़ा रहे हो, जाके कोई फ्री ट्यूशन दे रहे हो। तो दुनिया भर में ये रिसर्च पाया गया है कि जो लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, लोगों के समाजोपयोगी काम करते हैं, उनकी आयु भी बढ़ती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ती है, हैप्पीनेस भी बढ़ता है। तो कई सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डोंट रिटायर, बी एक्टिव, फिजिकली एक्टिव, सोशली एक्टिव। तो फिर देन यू विल हैव, आप 50 के हो और नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर जो भी आपके आगे है, बहुत खुशी से जाएंगे। थैंक यू सर। आई थिंक आज के इस टॉक के कारण काफी इम्पैक्ट पड़ा है और लोगों के मन में बहुत सवाल आए हैं डिमेंशिया, डिप्रेशन, ये सारी चीजों को लेके। तो नेक्स्ट सवाल यही है सर कि हमें डिमेंशिया सेटिंग में मतलब डिमेंशिया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अर्ली साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, मेन रीजन हेरिडिटरी ही है या कोई और रीजन भी हो सकता है डिमेंशिया का, is oversleeping bad? Like it's one person has sent 4 of these line में question, and the fourth one is, will depression medicine lead to dementia in later stages? Okay. तो पहला लास्ट क्वेश्चन जो है उसको पहले जवाब देता हूं मैं। Yes sir. डिप्रेशन की दवा से आप डिमेंशिया की रिस्क कम करते, बढ़ाते नहीं है। हालांकि अगर आप डिप्रेशन को ट्रीट नहीं करते हैं तो डिप्रेशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया। जो 9-10 रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई कर गए रिसर्चर्स ने, उसमें डिप्रेशन, तो कई बार कभी मेरा कोई मरीज ऐसे भी कहता है कि ठीक है डॉक्टर, मुझे डिप्रेशन में सह लूंगा लेकिन दवा नहीं लूंगा। तो 10-20 साल पहले मैं कहता था ठीक है भाई, इफ यू वांट टू जस्ट एंड्योर इट, एंड्योर इट। लेकिन आज मैं कहता हूं, क्योंकि आज रिसर्च हमें बताता है कि डिप्रेशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डिमेंशिया, तो मैं कहता हूं भैया आप एंड्योर तो कर लोगे, सह लोगे, और हो सकता है 4-6 महीने के बाद एपिसोड खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अनट्रीटेड डिप्रेशन है तो आपकी डिमेंशिया की रिस्क बढ़ती है। तो आप जो डिप्रेशन की दवा लेते हो, एंटी डिप्रेशंस लेते हो, दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम डिमेंशिया। तो ट्रीट देम एज समथिंग दैट इज फ्रेंडली, प्रोटेक्टिंग यू। ये पहले आपका सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, ओवर स्लीपिंग, यस, वेरी इन स्लीप आल्सो देयर इज अ मीन, मध्यम मार्ग होता है, अतियों से बचना है। तो अगर आप दिन में 8-9 घंटे सो लिए ठीक है, 8-9 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे, बीमार है तो अलग बात है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में 9-10 घंटे से ज्यादा बिस्तर में मत रहिए।
कोई व्यक्ति 14-14 घंटे बिस्तर में, डॉक्टर ने कहा है कि खूब नींद जरूरी है और मैं 14 घंटे बिस्तर में रहूंगा तो आपके लिए हानिकारक है। तो देयर इज अ गोल्डन पीरियड, यू नीड मिनिमम 7 to 8 आवर्स, 9 to 10 आवर्स तक ठीक है, लेकिन उसके आगे अगर आप बिस्तर में लेटे रहते हो तो आपकी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए वो ठीक नहीं है, ना आपकी फिजिकल सेहत के लिए ठीक है, ना आपकी मेंटल सेहत के लिए ठीक। फिर आपका सवाल है कि डिमेंशिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो जो बातें मैंने पहले बताई है, फिर से दोहराता हूँ। डायबिटीज से बचे, ब्लड प्रेशर से बचे, ओबेसिटी से बचे। ओबेसिटी भारत में जो दुबले दिखते हैं वो भी ओबेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स डिफरेंट है। तो हमें ओबेसिटी से बचना है, हमें अल्कोहल से बचना है, स्मोकिंग से बचना है। और जब मैं स्मोकिंग की बात करूंगा तो पोल्यूशन की बात जरूर कहूंगा। किसी भाई ने या बहन ने पूछा था कि 50 के बाद क्या करें? बी केयरफुल। हम कई बार देखते हैं कि कार चल रही है और पूरा काला धुआं छोड़ रही है, तो पूरे समाज की सेहत वो खराब कर रही है। तो प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट योर एयर क्वालिटी एंड नॉइज आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंट्रोल दिस। आपने पूछा कि क्या इसमें कोई जेनेटिक फैक्टर्स है? तो अच्छी बात, एक अच्छी खबर मैं देना चाहता हूँ कि कई देशों में ऐसा पाया गया है। एक समय था जब हमने पढ़ाई शुरू की कि जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको डिमेंशिया से बचना मुश्किल है। आफ्टर 85 तो 50% पीपल विल गेट डिमेंशिया फॉर श्योर। ये एक स्टैटिस्टिक था। लेकिन रिसेंटली ये बात उभर के आ रही है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, इवन यूएसए, जहाँ पे हेल्थ केयर अच्छी है, अवेयरनेस अच्छा है, पीपल आर एक्टिव, तो वहाँ पे डिमेंशिया का इंसिडेंस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि दे आर बिकमिंग एक्टिव। तो जेनेटिक फैक्टर्स आर लेस इंपॉर्टेंट। अर्ली ऑनसेट जो डिमेंशिया होता है, जो 65 साल के पहले शुरू होता है, 60 साल के पहले शुरू होता है, उसमें जेनेटिक फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। जो लेट ऑनसेट डिमेंशिया होता है उसमें जेनेटिक फैक्टर्स आर निग्लिजिबल। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर लाइफस्टाइल। तो जो हमारी पुरानी बातें है, लाइफस्टाइल, एक अच्छा जीवन कैसे जिए, एक युक्ताहार विहार से जो हम कहते थे, बहुत जरूरी है। डोंट ब्लेम इट ऑन जीन्स। जीन्स कुछ भी हो, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो डिमेंशिया से आप बच सकते हो। इन लेट ऑनसेट डिमेंशिया जेनेटिक फैक्टर्स आर निग्लिजिबल। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव हेल्दी मेंटल हेल्थ की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड लोनलीनेस इन ओल्ड एज। आपने ऑलरेडी थोड़ा इसके बारे में जिक्र किया है, बट और कुछ टिप्स आप ऐड करना अगर चाहें तो। एक लोनलीनेस को लेके some of it is unavoidable, but there are certain things that we can do. अगर हम, जो इसलिए मैंने कहा कि वॉलंटियर वर्क, आप लोग, मैं ऐसे कई बुजुर्गों को जानता हूं कि जो फ्री सिखाते। अभी रिसेंटली मैं एक बुजुर्ग को मिला, ही इज 80 year old and he takes few classes at the end of the school for a special batch. तो फिर वो लोनली कैसे होगा? तो हम जब लोगों की मदद करना शुरू करते हैं तो अपने आप लोनलीनेस कम होता है, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, फिर डिप्रेशन की तरफ, कि कभी-कभी ऐसे हमें लोनली लगता है जबकि आजू-बाजू लोग हैं वो हमारा ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन में हमें ऐसा लगता है कि आई एम हेल्पलेस, आई एम वर्थलेस। तो हम अपने आप को, वो जो आउटरीच है, जो हमारे परिवारजन, प्रियजन, मित्र परिवार हमें मदद कर रहे हैं, हमें रीच आउट कर रहे हैं, वी आइसोलेट आवरसेल्फ। सो मेक श्योर यू आर नॉट डिप्रेस्ड। और एक बात है कि थोड़ी समझदारी भी जरूरी है। हमने हमारे माता-पिता के प्रति जो कुछ कर्तव्य निभाया, जो कुछ किया, हम वही उम्मीद आज के बच्चों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि परिस्थिति बदल गई है। तो क्यों दे लीवे? तब परिस्थिति अलग थी, तब हमारे सामने वो स्ट्रेसेस नहीं थे जो आज के बच्चों के सामने है। आज के पहले जॉब थे वो रेगुलर होते थे, स्टेडी रहते थे। आज का जो भी एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, इवन हाई अर्निंग प्रोफेशनल, बहुत उनको अच्छी सैलरी है या अच्छी आय है, लेकिन उनके स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा है। सो बी अंडरस्टैंडिंग। कई बार हम एक मन में रंजिश ले लेते कि देखो इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, और फिर हम और आइसोलेट होते हैं। तो बी अंडरस्टैंडिंग।
ठीक Yes. है, नेक्स्ट आप। Yes, sir. Thank you so much. Sir, there is a huge taboo मानसोपचार तज्ञों को लेके, और एक साइकेट्रिस्ट ने लिखा है कि हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि डिप्रेशन है, पर लोग ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं। तो ये टैबू कैसे कम कर सकते हैं? ऑलरेडी आपने तो बताया है कि हम क्या उनको बोल सकते हैं, और कुछ एडिशन इसमें अगर आप करना चाहें तो। एक बात जो मैं करता हूँ, जो मेरे युवा मरीज है, पेशेंट्स है, उनको मैं कहता हूँ कि आप जरूर बताइए, और उनमें से कई लोग मेरी बात सुनते हैं और वो अपने वर्क प्लेस में, परिवार में बताते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है और मैं दवा ले रहा हूँ और इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मैं साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मलाइज तभी होगा जब कुछ लोग करेंगे। मुझे याद है, क्योंकि मैं एक देहात से आया हूँ, कि हमारे देहात में चश्मा लगाने से हमारी जो बुआ जी थी, चाची थी, वो संकोच करती थी बचपन में कि चश्मा लगाना, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। कितनी भी नजर खराब हो, चश्मा नहीं यूज करती थी। धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि सब लोग चश्मा पहनने लगे। आज मैं जब देहात में जाता हूँ तो कई लोग चश्मा पहनते हैं, तो ये नॉर्मलाइज हो गया है, एक तरह से उसका एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। तो ये धीरे धीरे होगा, और इसलिए ये जो द यंग साइकेट्रिस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न जोन, ये इनकी तारीफ करनी चाहिए, बहुत काबिले तारीफ ये अभियान है कि दिस इज द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट विल लीड टू अवेयरनेस of these conditions. As awareness increases, the stigma goes down. And I know that for psychiatrists, it is not just that लोगों को फेल्ट नीड ही नहीं है, स्टिग्मा ही है। मैं जानता हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं वाक्य बताना चाहता हूँ कि कई मित्र के घर गया हूँ मैं, और कई सारे डॉक्टर्स आए थे। तो उनकी जो माँ थी वो खुद डॉक्टर थी, और उनको कभी डिप्रेशन के लिए मैंने ट्रीटमेंट भी दी थी। तो उन्होंने कहा कि बड़े खुशी से कहा, अरे सारे मेरे डॉक्टर आ गए हैं, और फिर कहा सिवाय एक के। और फिर बाद में मुझे कहते, अरे सबके सामने कैसे एक्सेप्ट करूं कि मैंने ले लिया। तो हमें समझना भी चाहिए कि जैसे कमिंग आउट फॉर के पीपल इज नॉट, इज अ ट्रिकी सिचुएशन, तो यू कैन नॉट फोर्स इट, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। राइट। आई थिंक हम सभी साइकेट्रिस्ट के पास ऐसे किस्से तो होंगे जहां हमारे मरीज आके बताते हैं कि हमारी शादी हो रही है, कार्ड है, आप प्लीज आइएगा मत, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि आपको हम कैसे जानते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दैट। सर, रिस्पॉन्स इतना ओवरवेलमिंग आ रहा है। आई नो हम लोगों ने 12 का ही टाइम दिया है, अगर आप 10 मिनट और ये करें तो कुछ एक सवाल मैं पूछ सकती हूँ, इफ यू अलाउ। क्या? जरूर जरूर। सर, सीबीटी के बारे में एक सवाल आया है कि ओल्ड एज सिचुएशंस में सीबीटी कितना कारगर करती हैं ये सारे इसमें? वेरी गुड क्वेश्चन। यस सर। एक जो बहुत खराब कहावत है अंग्रेजी में, यू कैन नॉट टीच अ ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, बिल्कुल गलत है। सीबीटी कारगर है। CBT has found a lot of evidence. So senior citizens are also quite amenable to CBT psychotherapy. Any therapy जहाँ पे स्ट्रक्चर हो उनको अच्छा लगता है। मैं तो कई बार फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनको भी 2-4 चीजें बताता हूँ कि आप ये करिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी स्पेंड सम टाइम विद सीनियर पेशेंट, और वो इंटीमेट टाइम होता है। तो मैं कहता हूँ कि we can even take, psychiatrists can even take help of nurses or physiotherapists to at least impart some basic guidelines about behavioral measures. If they get into a proper structured CBT, that is even better. तो वृद्धों में भी CBT काम करती है, बहुत मदद करती है। और मेरा तो अनुभव ये है कि कई बार वृद्ध जो है वो इतने ध्यान से सुनते हैं और बहुत डिलीजेंटली हमारा होमवर्क करते हैं। युवा लोग उतना डिलीजेंटली होमवर्क नहीं करते, नहीं सर भूल गया, लेकिन जो सीनियर्स है वो डिलीजेंटली होमवर्क भी करते हैं, और थेरेपी भी काफी इफेक्टिव होती है। मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि सीबीटी का मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये एक काइंड ऑफ साइकोथेरेपी है जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं कई सारी मानसिक बीमारियों को ठीक करने के लिए। और लाइसेंस थेरेपिस्ट के साथ, जैसे सर ने बताया, आप अगर स्ट्रक्चर में करेंगे तो काफी फायदेमंद साबित होती है। इसी की तरह एक और नॉन फार्माकोलॉजिकल टूल विपस्सना मेडिटेशन के बारे में एक सवाल आया है कि आपके हिसाब से वो कितना हेल्पफुल होता है ओल्ड एज पेशेंट के लिए? देखिए, आप विपश्यना से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई 30 सालों से विपश्यना करते आ रहा हूँ, रोज करता हूँ, तो मेरी रुचि है। बहुत इम्पोर्टेंट, सारी आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो होती है, ध्यान होते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत मदद करते हैं।
लेकिन एक बात ख्याल में रखनी है कि कई बार बच्चे कहते हैं सीनियर्स को कि बाबूजी आप जाके उस मंदिर में जाइए, और बाबूजी कहते हैं कि आई हैव बीन एथिस्ट ऑल माय लाइफ, व्हाई वुड आई गो टू अ टेंपल। तो हर एक की अपनी एक इंक्लिनेशन है, so one should practice according to one's inclination. So all spiritual practices, they need to come from within. So you can give them information, you can tell them to or encourage them, but जैसे walking है कि सबको करनी है, so it is not like that. One thing doesn't fit everybody in spirituality. Meditation is very helpful. If you like to meditate, do meditation. विपश्यना आनापान जो ब्रेथ वॉशिंग है, बहुत सिंपल मेडिटेशन टेक्निक है, बहुत इफेक्टिव है. आई फाइंड इट वेरी यूजफुल. इट हैज चेंज्ड माय लाइफ. So whatever spiritual activity you are involved in, whichever tradition, it is going to help you. यस सर. सो मूविंग ऑन, कुछ कॉमन फियर्स होते हैं ओल्ड एज में, जैसे फियर ऑफ लूजिंग द स्पाउस या फिर फियर ऑफ कीपिंग अप विद द पेस. मे आई प्लीज रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू बी ऑन म्यूट. थैंक यू. फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गो विद पेस ऑफ द लाइफ, यानी जो अभी इतना सारा ऑनलाइन चीजें हो गई है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब, उसमें भी थोड़ी घबराहट होती है. तो उसके बारे में कैसे वृद्धावस्था में डील किया जाए? एक बहुत इम्पोर्टेंट समस्या है, और ये पुरुषों के लिए ज्यादा है. ये पाया गया है कि women deal with widowhood much better than men when they lose their wife. क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बचपन से ही all their life they have formed emotional connections, social connections. They are more expressive. So they are more expressive. They are also are more involved in small things. जैसे एक सिंपल बात है कि एक महिला और एक पुरुष है, दोनों रिटायर हो गए एट द एज ऑफ 58 or 60. The man has nothing to do in the house. This is a price that we are paying for a male dominant society, whereas the woman continues to do so many things. So for her that retirement doesn't hurt. Then second thing, throughout her life she has formed those emotional connections. She expresses herself. अब आपने आजू बाजू देखिए की जब लड़कियां बात करती है, युवतियां बात करती है कि अगं मला खूप खराब वाटतं, मैं इतनी डरी हुई थी. आदमी कभी नहीं कहा था मैं डरा हुआ. I have spent 9 years in gents hostel of a medical college. I don't remember any of my friends saying कि I'm afraid. So हमें actually for myself also it has been a training to express my emotions, and I have learned that only in last 10-20 years. So until 40, I don't think I was as expressive. So it was something that I had to learn the hard way. तो पुरुषों को मैं कहूँगा कि अपनी बातें, मन की इमोशनल जो एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेशन है, अच्छा बनाइए. आपको अगर कभी उदासी है, चिंता है, और कोई बात है तो एक्सप्रेस करिए. इन सीकिंग हेल्प एंड गेटिंग हेल्प वीमेन आर बेटर. तो आप देखिए, और एक बात है कि जब आप रिटायर होते हैं यानी फ्रॉम द वर्क और फ्रॉम बिजनेस व्हाटएवर, आपकी बाकी एक्टिविटी चालू रखना बहुत जरूरी है. कई बार मैं सीनियर जो रिटायरिंग स्टाफ होता है उनके लिए वर्कशॉप्स लेता हूँ. तो इन ईच वर्कशॉप ऐसे इनमें जो आप में पुरुष है, जिस दिन आप जॉब बंद करेंगे नेक्स्ट डे से एक काम शुरू करना. सुबह शाम की चाय श्रीमती जी के हाथ में अपने हाथों से बना के दीजिए. एक काम शुरू हो गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप घर के काम शुरू कर दीजिए. घर के काम शुरू करेंगे छोटे मोटे, बीट लॉन्ड्री, नो वर्क इज स्मॉल. ये अगर हम नहीं करते तो ये पाया गया है कि जो सक्सेसफुल मेन है, हाईली एजुकेटेड हाईली सक्सेसफुल मेन have a lot of difficulties in senior years, and they are also at high risk of depression and suicide. So वो ये सारा जो हो रहा है, ये part of it is how we grow up, and secondly how we don't change ourselves. So ये हम अगर करते हैं तो ये जो widowhood से हमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है. यस सर. सो आई थिंक लाइक यू सेड, सर मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने के कारण ये डिफिकल्टीज ज्यादा आती हैं. एंड मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स ने बताया है कि इट इज बिकॉज ऑफ हैविंग फीमेल फ्रेंड्स दैट वी बिकम मोर एक्सप्रेसिव, वी आर मोर कंफर्टेबल शेयरिंग विद देम. तो आई थिंक उसको थोड़ा अगर हम इनकरेज करें, एंड आजकल काफी कॉमन है, सो मे बी दिस विल बी वन फियर दैट विल बी लेस.
एज कम्पेयर टू अदर्स। दूसरा सा सवाल आया है कि कभी कभी वृद्धावस्था में रिपीटेडली सेम क्वेश्चन पूछा जाता है बाय द ओल्डर पीपल अगेन एंड अगेन, जब तक मतलब कभी कभी छोटे बच्चों जैसी जिद पे उतर आते हैं, जब तक वो बार बार उसका रिप्लाई नहीं दिया जाए या वो काम पूरा नहीं हो तभी के तभी, तो इज इट अ साइन ऑफ डिमेंशिया या इज इट जस्ट अ पार्ट ऑफ एन अंडरलाइन एंजाइटी? कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? ओके, इट कुड बी अ साइन ऑफ डिमेंशिया। तो आपको और भी देखना है कि और भी चीजें वो भूल रहे हैं क्या। बेस्ट इज टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट एंड गेट फॉर्मल टेस्टिंग। उसमें कुछ जाता नहीं, इट इज जस्ट अ क्लिनिकल हिस्ट्री दे विल आस्क एंड देन दे कैन डिसाइड। But it can also be because of anxiety, because they are used to doing things in a particular way, and we don't like to do that. जैसे आजकल कई बार टिकट होता है वो ऑनलाइन होता है, इवन बोर्डिंग पास ऑनलाइन होता है, तो इनसे वो दे आर नॉट फेमिलियर विद दिस, सो दे से कि वेयर इज माय टिकट, वेयर इज आवर बोर्डिंग पास। So that happens. So we have to understand and take time to explain it to them quietly and calmly. हम irritate होते हैं, so then we are not able to explain them. So important thing is that it could be a sign of dementia. So do consult a psychiatrist. And what can you do at that particular time? Be calm. यस सर। नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक हमने अनटच रखा है, व्हाट आर द सेक्सुअल प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज मेल्स एंड फीमेल्स, एंड शुड दे बी अलाउड मेडिसिन लाइक सिल्डेनाफिल, बिकॉज हार्ट अटैक के बारे में लोगों ने सुना है, तो इसके बारे में थोड़ा लाइट डालेंगे सर। Okay. So important thing, this is another वयोवाद की बात है कि जो बुजुर्ग है उनको सेंसुअल प्लेजर्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे कई लोगों को लगता है। कोई बुजुर्ग पुरुष या महिला थोड़े अच्छे कपड़े पहन लिए तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कहते काय हवा छोपत का, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है कि सेल्फ डिनायल। कुछ आइसक्रीम खा लाई है तो बच्चों को पहले देंगे, भाई आपको क्या है इस उम्र में। तो एक सिंपल बात है कि दे आर एज इंटरेस्टेड इन सेंसुअल प्लेजर्स एंड दे कैन एंजॉय सेंसुअल प्लेजर्स एज। एक फिलोसॉफिकल बात तो जरूर है कि ये हम सब जरा धर्मा है, हम सब मरण धर्मा है, एक दिन सबको जाना है। दिस इज गुड, दिस अंडरस्टैंडिंग एट द बैक ऑफ द माइंड, बट इन एक्चुअल लिविंग वी नीड सर्टन कंफर्ट्स, वी नीड सर्टन एसेंशियल प्लेजर्स। हमारे जीवन में तो कई सारे बुजुर्गों के लिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड दे शुड नॉट इग्नोर इट। So that is one. Second thing is with sildenafil. It is a very effective medicine. It is quite safe. You need to, whenever you consult your psychiatrist or your doctor, just check with him. They will check whether you have any condition, any heart condition, any severe problem that doesn't allow you, that creates a risk. They will tell you. But generally speaking, it is a safe medicine. एक बार शुरू करते हुए मेडिकल गाइडेंस ले ले तो फिर देन यू कैन कंटिन्यू। यस सर। सो सिल्डेनाफिल कॉमन पब्लिक के लिए बता दूं इज व्हाट कॉमनली वाइग्रा इज, बट अगेन जैसे सर ने बोला बेस्ट इज कि आप सुपरविजन के अंडर उससे लें एंड गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड, एंड एज साइकेट्रिस्ट वी आर वेरी वेलकमिंग ऑफ द फैक्ट कि इस एज में भी आपको सेंसुअल प्लेजर्स इंपॉर्टेंट है और उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स हो तो ट्रीटमेंट ली जा सकती है, तो हिचकिचाया नहीं इसके बारे में बात करने के लिए। एक स्लीप को लेके छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन है सर कि अगर कोई रात में 5-6 घंटे सो जाए और दोपहर में पोस्ट लंच 2 घंटे सो जाए तो क्या हम अज्यूम करें उसकी 7-8 घंटे की नींद हो गई है, या ऐसा 2+6 नहीं चलता है, इट शुड बी टुगेदर 8 आवर्स स्लीप? नहीं, दिस इज वेरी गुड दैट दिस क्लैरिफिकेशन हैज कम। देयर आर सम पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय फिजिक्स स्लीप लेते हैं, तो उनके लिए ठीक है। जीवन भर वो कई सारे बिजनेसमैन होते हैं, सुबह दुकान खोल दी, दोपहर को बंद कर दी, काम कर लिया, सो गए, फिर शाम को खोल दी। जो होम मेकर वुमेन होती है उनका भी सबसे पहले सुबह जग जाती थी, फिर वो काम करती है, फिर दोपहर में सब लोग चले गए, स्कूल चले गए, ऑफिस चले गए, फिर सो लेती थी। तो बायफिजिक स्लीप इज ओके इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ हैविंग बायफिजिक स्लीप, say 1 hour or 2 in the afternoon, तो वो एडिशन होता है। दोनों मिलके अगर 7-8 घंटे तो ठीक है। मैं दिन में सोने की बात बिल्कुल कम रिस्ट्रिक्ट करने की बात उनके कर रहा हूँ जो कंप्लेन करते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपका पैटर्न ऐसा है कि आप दोपहर को घंटे 2 घंटे सोते हो, शाम को 6 घंटे सोते हो, रात को, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बायफिजिक स्लीप इज अ नॉर्म फॉर मेनी पीपल।
Okay, sir. Thank you. So last 3-4 questions. The first one, again, a topic that we have not touched, key tips for being good grandparents. Elders को tips for being good grandparents. एक तो देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी मेरी एक्सपर्टीज है ही नहीं। अब तक के सवाल जो थे वो मुझे फेमिलियर थे, तो बट आई विल से कि डू टॉक टू द पेरेंट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स गिव ऑपोजिट एडवाइस। Right. और जो डॉक्टर आभा मेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई वांट टू रीइटरेट इट बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट। मेरे एक परिचित महिला है, वो यूरोपियन कंट्री में उनकी ग्रैंड डॉटर के पास चली गई, तो ग्रैंड डॉटर स्कूल में खेल रही थी और किसी बच्चे का हाथ पकड़ के चल रही थी, तो उसने वो ग्रैंड डॉटर को इतना डांटा कि तूने कैसे हाथ पकड़ा, क्या किया। और फिर वो ग्रैंड डॉटर ने दूसरे दिन स्कूल में बताना शुरू किया कि नहीं, हम सेपरेट रहना चाहिए हमें ये, और वो बात इतनी बढ़ गई। तो वो ग्रैंड मदर को ये करना चाहिए था कि मैंने ग्रैंड डॉटर को, बिटिया को ऐसे देखा, हमें यहाँ पे क्या है। तो बात यह है कि जब हम बच्चों को बचपन से अलग रखते हैं, युवावस्था में अलग रखते हैं, तो it doesn't help them, it doesn't make them more moral, it makes them less moral because they fail to understand a girl or a boy as an individual. Correct. The objectification of women in societies where they are kept segregated is far more. The abuses are far more. तो यहाँ पे वो ग्रैंड मदर को ये करना चाहिए था कि आके घर में पूछे, वो पहली बार भारत से गई और बच्चे स्कूल में उसको लेने गई, तो डू टॉक टू द पेरेंट्स, हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। एक और दूसरी एक्सट्रीम ये होती कभी कभी कि पेरेंट्स वांट ग्रैंड पेरेंट्स ओनली टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स देन डोंट वांट इट। मेरे पास कई सारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं कि सर मुझे फिर कह रहे हैं कि आप यूएस चले आओ या दिल्ली चले आओ और मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो देन नेगोशिएट। your sole responsibility is not to just look after grandchildren. You can tell them कि मैं 1 महीना आ सकती हूँ या 2 महीने आ सकता हूँ। So you have to be rational. But again, I am not an expert in this field. There are so many angles here that I cannot cover. Maybe Dr. Abha probably knows better and she can guide. Sir, just 2 or 3 points I'd like to add here. One is as grandparents कई बार हो जाता है कि हम थोड़े over indulgent हो जाते हैं। अरे पोता है, पोती है, क्या होता थोड़ी स्क्रीन देख ली तो, क्या होता थोड़ी मिठाई खा ली तो। बट यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि ये शॉर्ट टर्म प्लेजर है, लॉन्ग टर्म में उसका ज्यादा दुष्परिणाम हो सकता है। और हमारे पास कई बार मदर्स यही प्रॉब्लम लेके आती है कि अगर मैं डिसिप्लिन करने जाऊं बच्चों को या कोई टेम्पर टैंट्रम को हैंडल करने जाऊं तो ग्रैंड पेरेंट्स इंटरवीन कर देते हैं और मेरी अथॉरिटी को लेसन कर देते हैं। तो आप सभी घर के जो बड़े हैं, ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंक्लूडेड, आपकी डिसएग्रीमेंट अगर है भी तो प्लीज बच्चों के सामने ना दिखाएं। आपका जो भी डिसएग्रीमेंट है वो अलग रखें एंड स्पेशली मदर या की अथॉरिटी को अंडरमाइन ना करें। हो सकता है आपके बाकी भी चीजों को लेके आपस में कोई होगा, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में होते हैं, बट उससे बच्चों को ये नहीं होने देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पेरेंट्स को देखने हैं, उसका प्रॉब्लम उसमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और ओवर इंडल्जेंट नहीं होने चाहिए। आप भी बच्चों की खुशी चाहते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों का भला ही चाहते हैं, दैट इज वन। एंड ऑन द एक्सट्रीम एंड, कभी कभी पेरेंट्स अननोइंगली अपने मन की जो भी गलत फहमियां हैं ग्रैंड पेरेंट्स को लेके या आपस की जो रंजिशें हैं वो बच्चों में डिस्टिल डाउन कर देते हैं। दादी तो ऐसी है, दादा तो ऐसे ही करते हैं, वो चिड़चिड़े ही हैं, तू ध्यान मत दिया कर। ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आपके बच्चों की लाइफ में ग्रैंड पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है, बहुत स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो बच्चे के भले के लिए प्लीज आपके जो डिफरेंसेस हैं उसको थोड़ा साइड में रखें और उसको अलग स्टेज दे जो बच्चे अराउंड नहीं है। आई वुड से दैट इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इसी के आगे बढ़ाते हुए एक सवाल आया है कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के जो इश्यूज है उसको कैसे डिसॉल्व किया जाए। आई डोंट नो इफ इट इज विद इन द स्कोप ऑफ दिस टॉक और नॉट, but if you have any. No, but Dr. Abha, you should answer because you are a wise woman and you have experience. So as a professional, as a psychiatrist, as a woman, do talk about it. Sir, I think it is important again, ताली दोनों हाथों से बचती है कि मदर इन लॉ भी इस बात को थोड़ा समझे एंड डॉटर इन लॉ भी समझे।
फ्रॉम द मदर इन लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा लाइफ चेंज है। आज तक जो बेटा आपको हर चीज पूछता आया है, आपको हर चीज बताता आया है, अब सडनली उसकी लाइफ में कोई और होगा जो शेयर डिसीजन मेकिंग करेगा, जो उसको कोई चीज बताएगा, तो ये पचना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट एट द सेम टाइम आपकी ही इच्छा थी कि उसकी शादी हो, आप ही चाह रहे थे कि वो आगे बढ़े, तो आपको ये ओपन माइंडेड तो रखना पड़ेगा, ओपन माइंडेडनेस कि मुझे शेयर करना पड़ेगा। आपके मदर इन लॉ ने भी आपके हस्बैंड को शेयर किया था आपके साथ, सो दैट इज वन। दूसरा, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लड़की कोई दूसरे घर से आई है जहाँ कल्चरल डिफरेंस है, चीजें अलग तरीके से की जाती है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो एक ही दिन में या कुछ ही समय में अपनी सारी चीजें सीख ले या मेरे ही हिसाब से सब करे, ये भी गलत है। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक, एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी में यह होता है कि ऐसा बताया जाता है कि आप अपनी बहू को बेटी जैसे माने या आप अपनी मदर इन लॉ को माँ जैसे माने। ये नहीं हो सकता और ये नहीं होना चाहिए। आपकी माँ माँ ही है, आपकी मदर इन लॉ ही है, तभी वो एक रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, एक बाउंड्री रह सकती है। क्योंकि आप जो लिबर्टी आपकी माँ के साथ ले सकते हैं वो आप अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं ले सकते और ना ही लेनी चाहिए, because that is a balance that you should maintain. Similarly, vice versa, आप जो अपनी बेटी को हक से बोल सकते हैं या हक से कर सकते हैं, बहू के साथ इमीडिएट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी बेटी के साथ आपके झगड़े होते हैं, आप माइंड नहीं करते, सुबह झगड़ा हुआ, शाम तक ठीक हो गया। बट कोई बहू के साथ होगा तो फिर आप सोचते हैं, अरे मैं तो उसको बेटी जैसा रखती हूँ, फिर भी वो मुझे ऐसा बोलती है। बट आपकी बेटी भी कभी कभी डिसएग्री करती है आपके साथ, राइट? सो उतना आपको लीवे फिर रखना पड़ेगा। एंड टू ऑल द न्यू वाइफ्स, मुझे यही बोलना है कि एक तो हमारे इंडियन सोसाइटी में मीडिया के थ्रू भी एक बहुत गलत इमेज मदर इन लॉ की बना दी गई है, शशिकला टाइप, एंड दे आर ऑलवेज अगेंस्ट यू और विलन ही है। ऐसा नहीं है। सो आप अगर उनको आपका एलाय बनाएंगी, आप समझेंगी कि आप जिस घर में जा रही हैं उस घर को पिछले 30-32 सालों से आपकी मदर इन लॉ ही हैंडल कर रही है। शी हैज बीन द मेन डिसीजन मेकर व्हेन इट कम्स टू होम थिंग्स, एंड आप एक एडिशन है, तो आप थोड़ी ओपन माइंडेडनेस से वहां जाएंगी कि मैं नई चीजें सीखने जा रही हूँ, नया घर है, एंड नोबडी इज अगेंस्ट मी, नोबडी इज आउट टू गेट मी। वो सब मुझे कंफर्टेबल बनाना चाह रहे हैं। अगर मुझे कहीं टोक भी रहे हैं तो मेरे को इम्प्रूव करने के लिए, मुझे बेटर फिट बनाने के लिए यहाँ पे। तो वो एक समझ जरूरी है। एंड नाउ दैट आप एक नई फैमिली का हिस्सा है, आपको थोड़ा अपनी फैमिली से डिस्टेंस रखना जरूरी है। आई हैव अ लॉट ऑफ न्यू फीमेल्स जो आती हैं, बोलती है मैं मम्मी से दिन में 4 बार बात करती हूँ और वो मुझे बताती है ऐसा करना है, पर मेरी सासू जी मुझे अलग बोलती। अब आप अपनी मम्मी के घर नहीं है तो आपकी मदर नहीं बता सकती आपको कि यहाँ कैसे बिहेव करना है। यहाँ आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी आपकी मदर इन लॉ के साथ, एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शी इज द पर्सन शी इज इवन बिफोर यू मेट हर, राइट? एंड दोनों को ही बोलूंगी कि प्लीज आप अपने बेटे को या हस्बैंड को स्केपगोट ना बनाएं। वो बेचारा रस्सी जैसे खिंच जाता है दोनों तरफ, क्योंकि उसके लिए दोनों ही फीमेल्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप आपस के डिसीजन आपस के डिसएग्रीमेंट एज अडल्ट सॉल्व करेंगे तो उनके लिए भी इजी होगा चीजों को नेविगेट करना। प्लीज एक दूसरे के बारे में कान ना भरें, एक दूसरे का ये नहीं करें, जो भी डिफरेंसेस है आपस में बैठ के सॉल्व करें। नहीं तो कई बार हस्बैंड्स हमारे पास डिप्रेशन लेके आते हैं बिकॉज दे कांट हैंडल द टसल, द नॉन पीस दैट इज गोइंग ऑन इन द हाउस। सो आई थिंक सर ये एक बहुत ही इलाबरेट टॉपिक है, हम दिन भर बोल सकते हैं। बट मूविंग ऑन, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द सेशन, बिकॉज हमारा ऑलरेडी सेशन 20 मिनट ऊपर चला गया है। फर्स्ट इज कि अगर बहुत ज्यादा चैटरिंग हो रही हो ओल्डर एज पीपल को, आई सिर्फ इतना लिखा है टू मच चैटरिंग, आई डोंट नो अगर इट इज लाइक ओरल चैटरिंग या फिर चलते टाइम शेकीनेस दैट दे वांट टू आस्क अबाउट, कि हाउ टू डील विद इट इन ओल्डर एज। सो मैं समझता हूँ कि व्हाट इज ही रेफरिंग टू इज कंपन हो रहा है, वेदर इट इज जॉ या वेदर इज हैंड। तो अगर ये नया शुरू हो गया है तो go and report it to doctors. Make sure that none of your medicines are causing that side effect. तो डॉक्टर से चेक करिए। वैसे भी अगर वो आपके रोजमर्रा के जीवन में बाधा डाल रहा है तो यू हैव टू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर अबाउट दैट। तो एंड बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर फाइंड आउट कब ज्यादा होता है, क्योंकि डॉक्टर के सामने जाने के पहले वही सवाल आपको पूछने वाले कि कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, इसका आपके जीवन पे क्या असर होता है, जब आप सोते हैं तब होता है, बैठे तब होता है, लोगों में होता है। सो जस्ट
try to get that information together. थोड़ा खुद को ऑब्जर्व करिए, फिर डॉक्टर के पास जाइए. तो you need to consult a doctor for that. सर टाइम की पॉसिटी के कारण और दो सवाल बहुत है, मैं दो आखिरी सवाल पूछूंगी. एक सवाल आया है कि हम सीनियर सिटीजन्स के लिए और स्पेसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं विच आर मोर एल्डर फ्रेंडली. तो व्हाट कुड बी द सजेशंस फॉर एन एल्डर फ्रेंडली स्पेस. ये एक बीएससी स्टूडेंट के तरफ से आया है, सेकेंड ईयर बीएससी स्टूडेंट्स के, कि जीरियाट्रिक केयर के हिसाब से कैसे और स्पेसेस क्रिएट किया जा सके. So again, seniors need to be active. Seniors need to tell people. जैसे पूना में जब मैं जहाँ रहता हूँ, तो हमारी सोसाइटी में there is a space where there are many elderly women who gather. So initially that was like, but धीरे धीरे उसको ऑफिस स्पेस बना दिया है. वॉचमैन पुट्स प्लेसेस देयर. जो पब्लिक वॉकिंग है, वहाँ पे आपके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, यू कैन ऑलवेज डिमांड कि वहाँ पे स्टेप स्टिक से हो. वहाँ पे इफ इट इज अ बिग jogging track or walking track, that there need to be a toilet there. So this is something that comes from being more aware and being unafraid. So seniors now, because they are increasing in age, they need to come together and put pressure on the local representatives, whoever municipal authorities or whatever society authorities are there, if it's a cooperative society. So that is how it will happen. And then for the younger people, whenever they start, they have an initiative, whenever they plan an activity, whenever they plan a thing, let's say Architects Expo. So now architects have to be very aware that they are going to be senior people. So I think every architect also needs to undergo some kind of training as to what is needed for senior citizens. Yes, sir. Simple thing like garden है. Garden अगर जमीन पे है, if you can just create a elevated patch of garden, it is easy for them to do gardening and they will enjoy it so much more. So there are so many things that can be done, but it all starts with awareness that we need to focus on this, and then you need to talk to the stakeholders कि आपकी क्या जरूरत है. करेक्ट सर. एंड लास्ट में जो सबसे कॉमन सवाल हमें पूछा जाता है कि कई बार आजकल हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल गया, मोबाइल रख के भूल गया, या ऐसा. इज इट अ साइन ऑफ डिमेंशिया? डू वी नीड टू डू समथिंग और इज इट समथिंग एल्स? तो मुझे कई सारे मेरे दोस्तों के फोन आते हैं की अरे धनंजय मला आजकाल मी जातो फ्रीजकडे आणि लक्षातच येत नाही, मैं कुछ करने जाता हूँ और वो भूल जाता हूँ. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको डोंट टेक इट एज साइन ऑफ डिमेंशिया. मैं मराठी में कहता हूँ की तरुणाने केलं तर आपण त्याला वेंधळे पण म्हणतो. काय वेंधळ आहे? आणि तेच जर मिडल एजेड मध्ये झालं तर आपल्याला वाटतं मला डिमेंशिया होतोय का. तो मैं कुछ भूल रहा हूँ, ये जहां तक एहसास है, और फिर मुझे वो याद आता है, तो फिर वो कोई खतरे की बात नहीं है. स्पेशली जो स्पेशल नाउन्स भूलना, नाम भूलना, दैट इज कॉमन. लेकिन मैं भूल रहा हूँ, यही बात मैं भूल रहा हूँ. कोई याद दिलाते तो भी मुझे याद नहीं आ रही है. इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भूल रहा हूँ, बार बार मेरी चाबी गुम हो रही है, मेरी कॉन्वर्सेशन बार बार रिपीट हो रही है, इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बताई गई है, वो मैसेज में एक पास ऑन नहीं कर पा रहा हूँ. तो that is why when this happens repeatedly in seniors, then you need to consult a psychiatrist. But रोजमर्रा में we all forget, and it is a good thing that we forget because we cannot remember everything. तो जैसे मैंने कहा कि कटु चीजें तो भूलनी है. एक लास्ट बात जो मैं बताना चाहूंगा कि जो बहुत हेल्पफुल है, जो सवाल नहीं है, कि we also need to be grateful. तो मैं कई सारे मरीजों को ग्रेटिट्यूड डायरी बनाना सिखाता हूँ कि आपकी शादी हुई तो पहले साल में किसने मदद की, तो इस हफ्ते केवल उतना ही याद करिए कि फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज मैं कॉलेज में था तो किसने मदद की, मेरी ट्रांसफर दिल्ली हो गई तो किसने मदद की. तो आई आस्क देम टू टेक अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड रिमेंबर पीपल. देन आई आस्क देम मेरे ससुराल के कौन से लोगों ने मदद की. तो just gratitude diary is such an important thing whereby you remember that there is so much to be grateful for in our life. It's a wonderful life, and innumerable people have helped us. And then once a person becomes grateful, a person becomes happy. A grateful person cannot be unhappy. ये ध्यान रखना बहुत जरूरी. करेक्ट सर. Good.
And on that note, sir, we are very extremely grateful to you and thankful for having such a great discussion, such a great enlightenment on so many different topics. And ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम दिन भर भी इसके बारे में बात कर सकते हैं. एंड आज मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हमारे पास इतनी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स में क्राउड आया है. वी हैड मोर देन 160 प्लस पीपल जो जूम से हमारे साथ जुड़े, एंड मेनी मोर पीपल जो फेसबुक लाइव से जुड़े और जो आगे भी फेसबुक पे इसके बारे में देख सकते हैं. मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम गांव तिथे मानसोपचार और इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी वेस्ट जोनल ब्रांच की ड्राइव के अंडर हो रहा है. तो इस पूरे महीने 1 सितंबर से 1 अक्टूबर में आपके आसपास के मानसोपचार तज्ञ साइकेट्रिस्ट इसके बारे में डिटेल फिजिकल प्रोग्राम्स भी लेंगे. और अगर कहीं स्पेसिफिक कोई शहर में, कोई गांव में, कोई एरिया में आपको ऐसे प्रोग्राम्स चाहिए फिजिकली भी आपके संस्था में या आसपास, तो आप हमें रीच आउट करें, हमारे फेसबुक पे रीच आउट करें और हम आपको पास के साइकेट्रिस्ट जो इससे जुड़े हैं, हम करीब 350 से 400 साइकेट्रिस्ट हैं थ्रू आउट महाराष्ट्र एंड गोवा एंड गुजरात जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं. तो हम आपको किसी ना किसी से कनेक्ट कर देंगे जो वहां आके इसके बारे में और आपकी जानकारी दे सकते हैं. And with that, signing off today, Dr. Abha Bang Soni, thank you for spending your Sunday morning with us and have a great day and a great weekend. धनंजय सर ने अपने डिटेल्स डाले हैं ग्रुप पे, व्हाट्सएप, जहाँ पे आप उनको कर सकते हैं रीच आउट करने के लिए. एंड जो सवाल हम टाइम की कमी के कारण नहीं ले पाए, आप जरूर हमारी फेसबुक लिंक के ऊपर वो सवाल डालें और हम कोशिश करेंगे हमारे तरफ से कि हम जल्द से जल्द उसको आंसर करें. हमारे फेसबुक